नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी काफ़ी आपको इंस्पायर करेगी, काफ़ी मोटिवेट करेगी। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो उसे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है और अगर आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। जो चाहो आप वो पा सकते हो, जो चाहो आप वो कर सकते हो। आज की कहानी आप आखिर तक सुनिएगा, कहानी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ बिना समय गवाए। तो अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की मेरी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के अलीगढ़ की। इस यूपी के अलीगढ़ में एक गांव है। उस गांव में एक शख्स एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम है शिवदान सिंह। शिवदान सिंह पेशे से मजदूर था, 2-4 रुपए कमाता था, डेली का रोजमर्रा की जिंदगी गुजारता था। इसका एक बेटा था, बेटा का नाम था रिंकू सिंह राही। रिंकू सिंह राही, ये कहानी पूरी इसी की है। देखिए जो मजदूरी कर कमाता था, समय था गुजरता, सोचता क्यों था बाहर जाए, कुछ पैसे और कमाए। वो बाहर जाता है, कुछ पैसे कमाता है, फिर अपने बेटे को यानी कि रिंकू सिंह राही को पढ़ाने के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाता है। गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाता है। उसके बाद जो बच्चा था कुछ दिनों में ही पढ़ने में काफी तेज था, तो कुछ दिनों में ही स्कूल में टॉप करने लगता है। कुछ दिनों में सबको पता चल जाता है कि जो रिंकू सिंह राही है वो पढ़ने में काफी तेज, काफी होशियार है, ये काफी अच्छा कर सकता है। इसके बाद थोड़ा जब बड़ा होता है तो इसका दाखिला दूसरे कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज में करवा दिया जाता है। ये अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई यहीं से कंप्लीट करता है रिंकू सिंह राही, और यहाँ पे काफी अच्छा पढ़ने में था, यहाँ भी अच्छा नंबर लाता है, अव्वल नंबर लाता है। इसके बाद इसे एक ऑफर दिया जाता है। ऑफर था एक स्कॉलरशिप का, यानी छात्रवृत्ति जो कहते हैं उसका ऑफर था। तो उससे बोला जाता है कि छात्रवृत्ति का फायदा उठाओ और अच्छी पढ़ाई करो, आगे की पढ़ाई कंप्लीट करो। इसके स्कॉलरशिप में एग्री करता है और एक स्कॉलरशिप लेकर यानी कि छात्रवृत्ति लेकर जमशेदपुर में एक एनआईटी कॉलेज है, काफी फेमस है, वहां से बीटेक करता है। पढ़ने में काफी होशियार था, बच्चा काफी तेज था, तो वो जो तमाम जो पैसे थे वो छात्रवृत्ति के माध्यम से हमसे कॉलेज में लग जाते हैं। ये बीटेक की पढ़ाई करता है। यूं देखिए एक बार होता है क्या कि छुट्टी पे आता है घर, छुट्टी पे घर आता है तो कोई पड़ोसी वाले जो होते हैं वो कहते हैं इसके पिता के बारे में कि इनको पेंशन वगैरह क्यों नहीं मिलता है, पेंशन वगैरह की अप्लाई क्यों नहीं करते हो। वो बोलता है देखिए मैं करता तो हूँ अप्लाई, लेकिन होता क्या है कि जब भी दफ्तर जाते हो दफ्तर वाले कहीं और भेजते, कहीं और वाले फिर दफ्तर भेज देते हैं ऑफिस में, और चक्कर कटवाते रहते हैं। तो ये जो शख्स था रिंकू सिंह राही, वो सोचता है कि यार ये तो बहुत गलत बात है कि इधर का जब पैसा है पेंशन मिलना चाहिए तो इधर का उधर क्यों, जब अगर उसके हकदार हैं तो इन्हें पैसे मिलने चाहिए, इतने भागदौड़ नहीं करना चाहिए। इस चीज को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, अगर मैं अधिकारी बन जाऊं तो क्या इस चीज को सुधार सकता हूँ, क्योंकि सारा खेल तो अधिकारी के ही पास है। अगर अधिकारी है तो वो जल्दी पास कर दे तो जल्दी हो जाए काम, और पास ना करे तो लेट होगा। फिर ये कहीं ना कहीं पढ़ाई करना शुरू कर देता है अलग चीज के लिए। ये अधिकारी के तौर पे वो पढ़ाई करने सिविल सर्विस के लिए तैयारी करने लगता है। समय गुजरता है वक्त के साथ। ये समय था साल 2004 का। यूपी पीसीएस का एग्जाम क्लियर करता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद कुछ समय गुजरता है तो उसके बाद उसे समाज कल्याण अधिकारी के तौर पे लगभग साल 2007 में उसकी मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह पे भेजा जाता है वो सब होता है। इसके बाद साल 2008 में इसके नवंबर के महीने में यूपी के मुजफ्फरनगर में उसे पोस्टिंग मिलती है और उसे राजकीय अधिकारी के तौर पे, राजकीय समाज कल्याण अधिकारी के तौर पे। इसका देखिए इसकी जो पहली पोस्टिंग थी वो मुजफ्फरनगर में हो जाती है। जब इसकी पहली पोस्टिंग होती है तो तमाम जो 2-4 दिन के अंदर कुछ स्टूडेंट थे जो आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे छात्रवृत्ति जो है उसका मुनाफा नहीं हो पा रहा, फायदा नहीं हो पा रहा है। अब जब पूछते क्यों तो बोलते कभी यहाँ जाओ तो वहां दौड़ाते, वहां जाते यहाँ दौड़ाते हैं। तो वो जो अधिकारी थे समाज कल्याण अधिकारी यानी कि रिंकू सिंह साई, उन्होंने याद आता है कि पहले जब मेरे पिता थे वो कहीं ना कहीं पेंशन के लिए इधर से उधर ऑफिस भटकते थे। अब ये जो बच्चे हैं वो छात्रवृत्ति के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं और इन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, और छात्रवृत्ति ये वही है जिससे मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और मुझे छात्रवृत्ति का फायदा नहीं मिला होता तो शायद मैं आज इस पद पे नहीं होता, शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता। वो आश्वासन देते कि बच्चा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ की कमी कहाँ है। उसके वो तमाम जो फाइलें होती हैं वो सभी फाइलें खोलने लगते हैं, पूरे पेपर को चेक करने लगते हैं, खंगालने लगते हैं। फिर उनके बाद जो रिजल्ट था जो उन्हें पता चलता है वो वाकई में सबको हैरान कर देता है। लगभग 10 सालों में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये जो छात्रवृत्ति हो गया, जो पेंशन हो गया, सब तमाम स्कीम जो होती है या फिर शादी के लिए गवर्नमेंट जो पैसा देती है वो सब लाभ नहीं उठा पाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इतना दौड़ाया ही जाता है कि आधे से ज्यादा लोग तो दौड़ भाग में ही दम तोड़ देते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं।
ये जब ये फाइलें खोलते हैं, 100 करोड़ का घोटाले के बारे में पता चलता है पिछले 10 सालों में। तो इसी बीच वो जहाँ पे पोस्टेड थे, कार्यरत थे मुजफ्फरनगर में, एक समाज कल्याण अधिकारी के तौर पे, आगे कुछ जो और लोग होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उन्हें ये बात कहीं ना कहीं तो वो लोग मिले हुए थे, ऐसे ही तो कोई इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। तो जो ऑफिसर थे वो अपने सीनियर अधिकारी को सूचित करते हैं कि समाज कल्याण अधिकारी जो रिंकू सिंह शाही है, वो ये सब फाइलें खोल रहे हैं। वो पॉलिटिशियन को कुछ इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें सबका मिला जुला होता है, कोई घोटाला होता है बड़े लेवल पे तो पॉलिटिशियन हो, अधिकारी हो, या तमाम जो भी हो, छोटे से बड़े सब घोटाला। इसी बीच लखनऊ का एक कोई नेता था, वो कॉल करते हैं रिंकू सिंह शाही को, कहते हैं कि आपकी नई नई यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, आप जो फाइलें खोले वो मत खोलिए, बहुत गलत होगा आपके साथ, जान का ख्याल है या नहीं आपको। इतना बोलते वो काट देता है। जो रिंकू सिंह साई तो रिप्लाई में लास्ट कहता है कि जो करना है कर लीजिए, मुझे डर नहीं लगता। रिंकू सिंह साई को लगता है ये नॉर्मल सी धमकी है, धमकी तो आते जाते रहती है। देखिए इसके बाद कुछ समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद वहां के जो मुजफ्फरनगर के डीएम थे उस बात की सूचना ये देते हैं। डीएम कहते हैं काम करो, तुम्हें जो करना है, जैसे काम करना है, बिना किसी डरे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ गलत नहीं होगा। तारीख थी तारीख थी वही 26 मार्च साल 2009 की बात है। उस वक्त देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा था, इलेक्शन। उस वक्त जब लोकसभा चुनाव होता है तो सारा जो सब पावर होता है किसी ऑफिसर के ट्रांसफर पोस्टिंग का, वो पावर चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। तो उस समय इस केस में जो भी इन्वॉल्व थे और अधिकारी लोग, वो लोग सोचते कि हम अपना ट्रांसफर करवा ले, जिससे इस सब लपेटे में नहीं आए इतना बड़ा घोटाला के। लेकिन वो लोग कर नहीं पाते क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था, सारा पावर इलेक्शन कमीशन के पास था। तो हम लोग सोचते कि अब क्या करें। अब वो लोग सोचते क्यों ना हम तो हट नहीं सकते, क्यों ना इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। तमाम जो पॉलिटिशियन थे या ऑफिसर कुछ थे, वो लोग मिलकर प्लान करते हैं। तारीख थी 26 मार्च साल 2009, सुबह 6 से 7 बजे के बीच का समय था। ऑफिसर कॉलोनी में रिंकू सिंह शाही जो थे अपने क्लर्क के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। अचानक से तकरीबन 7-8 लोग आते हैं। 7-8 लोग आकर लगातार उस ऑफिसर पे यानी कि रिंकू सिंह शाही पे 7 गोलियां दाग देते हैं। 7 गोलियों की आवाज सुनते तमाम जो वहां पे लोग होते हैं भीड़ लगा देते हैं। रिंकू सिंह शाही बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे, खून की नदियां बहने लगी थी। इसके बाद ये सूचना तुरंत उनके परिवार को पहुंचाया जाता है। ये खबर पर सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि एक इंसान को दिन दहाड़े 7 गोलियां मार दिया गया, समाज कल्याण अधिकारी को। लगभग 1 महीना के समय गुजरता है, पहले वो हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, हॉस्पिटल से फिर हायर हॉस्पिटल। इसी भी जो एम्बुलेंस आता है उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कोई एम्बुलेंस को बुलाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन देखिए लगभग 1 महीने का समय लगता है जब समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह शाही का आंखें खुलता है। जब आंखें खुलता है तो वो बहुत चीज खो बैठे थे, वो एक तरह से विकलांग हो चुके थे। दरअसल उनकी एक आंख काम नहीं कर रही थी, उसके बाद उनकी एक कान वो काम नहीं कर रही थी, वो सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बाद उनका जबड़ा पे चोट लगा हुआ था, जबड़ा खुल नहीं पा था अच्छे से, और तमाम चोटें उनके बॉडी पे शरीर लगी कि कहीं ना कहीं वो विकलांग के कैटेगरी में आ गए। अब देखिए विकलांग के कैटेगरी में आ गए। उसके बाद लगा 3 से 4 महीने का समय लगा पूरा रिकवर होने में। इसके बाद वो फिर जब अपने दफ्तर जाते हैं वो फिर वही फाइलें खोलने लगते हैं। जब तमाम बड़े ऑफिसर तमाम बड़े पॉलिटिशियन को पता चलता है तो लोग सोचते हैं क्यों ना इसे ट्रांसफर कर दिया जाए। वो लोग फौरन भदोई में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए जब भदोई में ट्रांसफर होता है तो वहां पे कह सकते हैं 3-4 महीने रहते हैं, वहां पे जाके दूसरे घोटालेबाजी की फाइलें खोलने लगते हैं। ये वहां से भी 2-3 महीने बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब वहां से ट्रांसफर किया जाता है तो उनका फिर दूसरे जगह पोस्ट किया जाता है। दूसरे जगह जब ट्रांसफर किया जाता है वहां से भी कुछ 1-2 महीनों में ही वहां से भी ट्रांसफर किया जाता है। और 1-2 महीने नहीं, वहां पे जो दोबारा होता है तिहाड़ा पोस्टिंग ट्रांसफर, उसके 2-3 दिन बाद ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब 2-3 दिन बाद वहां से ट्रांसफर, क्योंकि वो जहां भी जा रहे थे कोई ना कोई फाइल ही खोल रहे थे। देखिए इसका वो जाते हैं ललितपुर में जब जाते हैं तो वहां भी उनको ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तमाम पॉलिटिशियन, तमाम माफिया, तमाम बड़े ऑफिसर इनके पीछे लगे हुए थे, क्योंकि जहां जा रहे थे हर जगह वो आरटीआई तमाम घोटालेबाजी के फाइलें खोलते जा रहे थे। वो रुक नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे क्योंकि पीछे कितनी बड़ी साजिश हो रही है। कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदाजा था कि माफिया हो, पॉलिटिशियन या ऑफिसर हो, सभी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहते, फाइलें खोलते जा रहे थे। तो ललितपुर में जो उनकी पोस्टिंग थी वहां पे ट्रांसफर हुआ था, वहां पे उन्हें सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद देखिए उन्हें सस्पेंड किया जाता है, कुछ समय गुजरता है तो देखिए होता क्या कि वो धारणा पे बैठते हैं कि अब मुझे इसके खिलाफ लड़ना है। उसी बीच जो सरकार थी वो भी बदल जाती है, सरकार अखिलेश यादव की आती है। 26 मार्च साल 2012 की बात है।
वो आसन पे बैठे हुए थे। आसन पे बैठे थे, फिर अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। नॉर्मल सी बात है, कहीं भी बिगड़ते, कोई भी आसन पे कुछ दिन बैठता है तो, और कोई खाए पिए नहीं तो डॉक्टर चेक करने आते हैं। दिक्कत यह नहीं कि डॉक्टर चेक करना है, दिक्कत तब हुआ जब इन्हें मेंटल करार दे दिया गया। दरअसल उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और कहा कि इन्हें मानसिक तौर पर सही नहीं है। फिर थोड़ा ठीक होते हैं तो उन्हें अलीगढ़, वो लोग जो तमाम ऑफिसर थे वो लोग सोचते हैं कि ना इससे कुछ और करवाया जाए। तमाम जो लोग थे वो लोग और कहते हैं इन्हें अलीगढ़ के राजकीय IAS PCS जो इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग होता है, उसमें उनका नाम लिखवा दिया जाता है। वहां पे पढ़ाई लिखाई कीजिए, आपको जो करना है। लेकिन देखिए वहां पे RTI की वो फाइलें खोलने लगते हैं। अब सभी लोग और परेशान हो चुके थे, वो वहां से भी ट्रांसफर कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर हापुड़ में वो तमाम चीजें करते हैं। यूपी वही IAS PCS की तैयारी वाले कोचिंग में नाम लिखवाते हैं। एक दिन यूं ही बैठे हुए थे तो एक स्टूडेंट आता है, एक छात्र आता है। वो कहता है कि सर एक बात बताइए, आपके कई सालों से लगातार पोस्टिंग ट्रांसफर होते जा रहे हैं, आप पे 7 गोलियां चली, आपने आंख खोया, अपना कान खोया, जबड़ा खोया, तमाम चीजें नुकसान हुआ। आप बताइए आपके इस लड़ाई में मिल क्या रहा है? आप जो लड़ रहे हैं उसमें सिर्फ आपका कुछ फायदा और सिर्फ नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि बात सही है तुम्हारी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वही तो कर रहा हूँ, मैं कर क्या सकता हूँ? तब वो छात्र कहता है कि सर अब जितना दिमाग ये RTI की फाइलें, ये घोटालेबाजी खोलने में आपने लगाया अब तक, या फिर अभी भी जो लगा रहे हैं, क्यों ना आप वो UPSC की परीक्षा में लगाएं, क्यों ना आप एक बड़े लेवल के उच्च अधिकारी बन जाए। तो कहता है कि क्या मैं कर सकता हूँ? कहता है कि बिल्कुल कर सकते हैं सर, आपका जितना तेज दिमाग है, जितना शार्प दिमाग है, उस हिसाब से आप UPSC क्लियर कर सकते हैं, और UPSC क्लियर करके आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आपने पिछले जब से लड़ाई कर रहे, आपने बस खोया है, पाया कुछ नहीं है। तो कहता है कि ये बात उन्हें सही लगती है, और उसके बाद वो UPSC जोर शोर से UPSC की तैयारी में लग जाते हैं। और उनका पढ़ाई, उनका जो UPSC क्लियर करने का जज्बा था, जो उनका मोटिवेशन था, वो काफी था। साल 2021 की बात है। साल 2021 में 643 663 का रैंक वो UPSC में लाते हैं, और वो एक अधिकारी बन जाते हैं। जब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो मानो कि सभी लोग चौंक जाते हैं कि एक व्यक्ति जिसको 7 गोलियां मारी गई थी, जिससे अपना आंख, जबड़ा और कान खोया, इतने घोटालेबाजी से लड़ते लड़ते ना जाने वो क्या क्या खोया, वो आज एक उच्च अधिकारी UPSC क्लियर करके बन चुके हैं। इसके बाद तारीख से 18 फरवरी साल 2021 उन्होंने जब उन्हें 7 गोलियां लगी थी तो FIR भी उन्होंने किया था। तो उनमें 7-8 लोगों का नाम लिया था, जिसमें 3-4 लोग जैसे पंकज, बाबू, प्रहलाद, अमित, आलोक, ये लोगों को गिरफ्तार किया गया। माना गया कि लोग दोषी हैं, बाकी कुछ लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाया था। तो देखिए ये सोशल मीडिया पे काफी प्रचलित हुए कि एक ऑफिसर जो कि 7 गोली खाए थे एक समय में, वो आज एक ऑफिसर बन चुके हैं। इस बार देखिए जब उनकी इत्तेफाक देखिए कि उनकी पोस्टिंग कहीं और नहीं बल्कि वहीं यूपी के अलीगढ़ में होती है, और अलीगढ़ में एक अच्छा पद उन्हें दिया जाता है, और वो पूरा जिला का कमान उनके हाथ में था उस वक्त जब वो ऑफिसर बन गए, UPSC क्लियर कर लिए। वो जब जिला का कमान उनके हाथ में था तो वहीं पे वो जाते हैं, वो इसी ऑफिसर कॉलोनी में जहाँ उन्हें 7 गोलियां मारी गई थी। उनके जो साथ खड़े होते वो पूछते सर आप यहाँ क्यों आए हैं? वो कहते हैं कि यहाँ से कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुरानी चीजें जुड़ी हुई है। शायद वो पुरानी यादें कुछ और नहीं, तो 7 गोलियां जो उन्हें मारी गई थी, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ लगभग खोया, वो याद कर रहे होंगे। तो देखिए ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। ये कहानी कहीं ना कहीं कईयों को मोटिवेट करेगी, कईयों को एक इंस्पिरेशन देगी कि अगर आप किसी चीज से लड़ना चाहते तो आप लड़ सकते हैं, और किसी चीज को आप पाना चाहते तो पा सकते हैं, तो आपकी शिद्दत सच्ची होनी चाहिए। तो देखिए कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, दिल को ठेस पहुंचाने, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ शेयर कीजिए। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं वो कमेंट, अपना विचार है कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।